दोस्तों, इसराइल ने गजा पर एक बार फिर से हमला कर दिया। सैकड़ों निर्दोष फिलिस्तीनियों की जान चली गई, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। गजा में कत्लेआम मचा रहे हैं। इसराइल की अब खैर नहीं है। ईद से पहले मक्का से एक ऐसा बयान आया है जिसने नेतन्याहू की नींद उड़ाकर रख दी है। अरब देशों में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है और इसराइल पर जबरदस्त दबाव बन रहा है। क्या कहा गया है मक्का से आए बयान में, बताऊंगी आपको। इसराइल और फिलिस्तीन जंग में अब नया मोड़ आ गया है। मिस्र ने हमास को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मामला क्या है, आगे इस वीडियो में बताऊंगी। हमास ने शुक्रवार को पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। आखिर क्यों, ये भी बताऊंगी। दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो अब मुस्लिम देशों की मीडिया में प्रमुखता से उठाया जा रहा है। मामला वक्फ संपत्तियों का है। पूरी खबर क्या है, आगे आपको पूरी जानकारी डिटेल के साथ दूंगी, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ लेकर हाजिर हूं दोस्तों आपके सामने। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश की लाइक वीडियो को कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर नए हैं चैनल पे तो कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर 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 लिखा करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। लगभग 2 महीने तक चल रहा सीजफायर खत्म हो चुका है। इसराइल ने हमला कर दिया गजा पर। इसराइल ने एक बार फिर गजा पर बम बरसाने शुरू कर दिए। अब तक 900 से ज्यादा निर्दोष फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। पूरी दुनिया इसकी निंदा कर रही है, लेकिन इस बार इसराइल का अगला कदम और भी खतरनाक है। इस्राएली सरकार ने एक नई एजेंसी बनाने का ऐलान किया है जो गजा से फिलिस्तीनियों को निकालने की योजना बना रही है। यानी इसराइल गजा को पूरी तरह से खाली करना चाहता है। इस ऐलान के बाद पूरी अरब दुनिया में गुस्सा भड़क उठा है। इसराइल की साजिश के खिलाफ अब मक्का से बड़ी आवाज उठी है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग यानी कि MWL ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने गजा से फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने के इसराइल की मंशा का विरोध करते हुए इसराइली सरकार के ऐलान की कड़ी आलोचना की है। इसके साथ ही MWL ने वेस्ट बैंक में 13 अवैध बस्तियों को अलग करने का फैसले की भी निंदा की है और इस तरह की हरकत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया है। MWL के महासचिव शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इसा ने इसे बर्बर अपराध करार दिया है और कहा कि ये शांति प्रयोग को नष्ट कर रहा है। अरब इस्लामिक मंत्रिस्तरीय कमेटी ने यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख के साथ बैठक कर इसराइल पर दबाव बनाने की योजना बनाई है। काहिरा में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कलस के साथ हुई बैठक के बाद इस समिति में यानी कमेटी ने जो है गजा पट्टी में युद्ध विराम टूटने पर चिंता जताई और इसराइली हमलों की आलोचना की। आखिरकार अब अरब देश सीधे तौर पर इसराइल को चेतावनी दे रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या इस बार इसराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा? क्या नेतन्याहू को अपने फैसले पलटने पड़ेंगे और क्या अरब देशों की चेतावनी इसराइल को रोक पाएगी? आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक और बड़ी खबर है दोस्तों कि मिस्र ने हमास को धमकी दी है कि अगर वे समझौता नहीं मानते हैं तो उन्हें मिस्र से निकाल दिया जाएगा। दरअसल खबर यह है कि मिस्र ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर उसने बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम से जुड़े नए समझौते स्वीकार नहीं किए तो उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को देश से निकाल दिया जाएगा, यानी मिस्र से निकाल दिया जाएगा। हमास को साफ बता दिया गया है कि अगर उसने मिस्र के प्रस्ताव को ठुकराया तो उसे वहां रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी और 72 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रवक्ता ने कहा है कि हमें मिस्र की ओर से हमास के साथ कैदियों की अदला बदली पर कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। जो भी भूमिकाएं सामने आ रही हैं वे मिस्र और हमास के बीच हुई बातचीत का नतीजा हो सकती हैं। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है दोस्तों। ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड के सह निदेशक हमदान बल्लाल पर अवैध इसराइली बसने वालों ने हमला कर दिया है। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ। वीडियो धुंधला है, ठीक से वीडियो कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो में आप जो हाथापाई मारपीट की जो तस्वीरें सामने आई उसे देख सकते हैं। Can we go back to the car? Guys, back to the car! Back to the car! Back to the car! Get in the car, get in the car. Oi, 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 oi. Get in, I mean, go. Oh my god. Oh my god.
Car window was broken. Whose car? I can't go. This is a military. इस झड़प के बाद हमदान गंभीर रूप से घायल हुए और जब एम्बुलेंस उन्हें ले जाने आई तो इस्राएली सैनिकों ने उन्हें जबरदस्ती बाहर निकालकर हिरासत में ले लिया। इस घटना की पुष्टि खुद इस डॉक्यूमेंट्री के दूसरे निर्देशक युअल अब्राहम ने किया है, जो खुद एक इस्राएली यहूदी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमदान बल्लाल आखिर हैं कहां? इस्राएल में पहले भी पत्रकारों, फिल्म निर्माताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को इस तरह टारगेट किया गया है ताकि फिलिस्तीन की सच्चाई दुनिया के सामने ना आ सके। क्या सच बोलना इतना बड़ा गुनाह बन चुका है दोस्तों? सोचिए आप कि इस्राएल की सरकार और उसके समर्थकों को शायद ये लगता है कि सच को कुचलने से हकीकत बदल जाएगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो सच को दबाने की कोशिश करता है वो खुद मिटकर रह जाता है। उधर तुर्की में भी हालात गर्म हैं। इस्तांबुल की सड़कों पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई और लोग एर्दोगन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से भारी भीड़ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है। अगली खबर फ्रांस से है। फ्रांस से लेकर फिलिस्तीन तक इस्राएल की बर्बरता के खिलाफ आवाजें गूंज रही हैं। पेरिस की मशहूर सोरबोन यूनिवर्सिटी इन दिनों विवादों में घिर गई है। छात्रों ने नकली खून से, यानी कि डुप्लीकेट खून, नकली खून से यूनिवर्सिटी के टावर पर स्प्रे कर दिया। उनका ये कहना है कि उनकी यूनिवर्सिटी फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रही है, इस्राएल में निवेश करके। ये प्रदर्शन सिर्फ पेरिस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। लगातार मैं आपको प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखाती रहती हूँ जो इस्राएल के खिलाफ दुनिया भर में हो रहे हैं। वहीं फिलिस्तीन के जनीन शहर में एक और विवाद खड़ा हो गया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी पीए के अधिकारियों ने शहीदों की कब्रिस्तान में जाकर वहां लगे हमास और पीआईजे के झंडों को हटा दिया, लेकिन शहीदों के परिजनों ने दोबारा जाकर उन्हीं झंडों को कब्रों पर लगा दिया। ये घटना फिलिस्तीन के अंदरूनी मतभेद को उजागर कर रही है कि किस तरह से पीए जो है वो शहीदों का इस तरह अपमान कर रहा है। इस बीच हमास ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। उन्होंने आगामी फ्राइडे को यानी जुमा को पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसका मतलब ये है कि अगले फ्राइडे को, जुमा को, दुनिया के कई बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, मुसलमानों के साथ जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो अब मुस्लिम देशों की मीडिया में प्रमुखता से उठाया जा रहा है। क्या छवि बन रही है भारत की, शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती भारतीय जनता पार्टी। मामला वक्फ संपत्तियों का है। अल जजीरा की एक खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, जो है हेडलाइन में क्या लिखा है वो पढ़िए। अंग्रेजी में है, हिंदी में मैं आपको अनुवाद करके बताती हूँ। लिखा हुआ है कि भारत के $14 बिलियन के मुस्लिम दान को कैसे लूटा जा रहा है, यहाँ तक कि सरकार द्वारा भी। इस रिपोर्ट में अंदर ये बताया गया है कि भारत में $14 अरब की मुस्लिम वक्फ संपत्तियां सरकारी तंत्र और बिल्डरों की साजिश का शिकार हो रही हैं। मुसलमानों की दी हुई ये जमीनें जो गरीबों, मस्जिदों और मदरसों के लिए थी, उन्हें मंदिर परियोजनाओं और बड़े कॉर्पोरेट डील्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जनवरी 2024 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में 250 से ज्यादा घर, दुकानें और एक 100 साल पुरानी मस्जिद बुलडोजर से गिरा दी गई। ये जमीन किसी आम व्यक्ति की नहीं थी बल्कि ये थी वक्फ संपत्ति, यानी मुसलमानों की दान की हुई जमीन जिसे अल्लाह के नाम पर गरीबों और धार्मिक कामों के लिए सुरक्षित किया जाता था। लेकिन सरकार ने इसे महाकाल कॉरिडोर के नाम पर मंदिर परियोजना के लिए हड़प लिया। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं जिसकी कीमत करीब $14 अरब यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। सरकार और बिल्डर लॉबी मिलकर इस पर धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं, ये रिपोर्ट में बताया गया है। दोस्तों, मुसलमानों की जमीन पर मॉल, होटल, रेलवे प्रोजेक्ट्स, हाईवे और सरकारी दफ्तर बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये सब कानून की आड़ में हो रहा है। अब मोदी सरकार वक्फ कानून में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। नए कानून के बाद सरकार को वक्फ संपत्तियों पर और ज्यादा अधिकार मिल जाएगा, यानी सरकार इन्हें जब चाहे, जहां चाहे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है। इससे पहले भी बीजेपी शासित राज्यों में वक्फ बोर्ड की जमीनें जबरन अधिग्रहित कर ली गई थी, यानी हड़प ली गई थी, और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की साजिश हो रही है।
दोस्तों अगर ये कानून लागू होता है तो मुसलमानों की आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मस्जिदें, मदरसे, अनाथालय सब कुछ खतरे में है, सब कुछ खत्म हो जाएंगे। इसलिए अब सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम समुदाय अपनी जमीनों को बचा पाएगा, जबकि विदेश की जो मीडिया है, जो मुस्लिम देशों की मीडिया है, वो भी अब इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। और किस तरह की छवि भारत सरकार की, भारत की बन रही है, आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों अब यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन अब खुद को गजा से पीछे हटा रहा है। जी हाँ, जिस संगठन का काम शांति और मानवाधिकारों की रक्षा करना है, वो अब अपने ही लोगों को गजा से निकाल रहा है। इस्राएली हमलों ने हालात इतने खराब कर दिए हैं कि यूएन को अपने स्टाफ की सुरक्षा के लिए कदम उठाना पड़ा। खबर यह है कि गजा में इस्राएली हमलों की वजह से संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने अपने स्टाफ को वापस बुलाने का पूरा फैसला कर लिया है। यह फैसला तब आया है जब इस्राएली टैंकों ने संयुक्त राष्ट्र के एक कैंपस पर हमला कर दिया, जिसमें यूएन के एक स्टाफ मेंबर की मौत हो गई और 6 विदेशी कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गए। यूएन क्यों पीछे हट रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने ये कहा है कि 100 में से 30 अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को गजा से बाहर निकाला जा रहा है, यानी 1/3 स्टाफ वहां अब नहीं रहेगा। इसका कारण ये है कि इस्राएली हमले इससे इतने तेज हो गए हैं कि अब यूएन के लिए भी गजा में काम करना मुश्किल हो गया है। पहले इस्राएल लगातार कहता रहा है कि उसने यूएन कंपाउंड पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने खुद पुष्टि कर दी है कि यह हमला इस्राएली टैंक से हुआ था। मतलब अब झूठ छुपाने की कोई गुंजाइश नहीं है। गजा में पहले से ही 13,000 से ज्यादा यूएन स्टाफ काम कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर, नर्स, ड्राइवर और कई जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग जो है वो शामिल हैं। लेकिन इस्राएली हमलों में 250 से ज्यादा यूएन स्टाफ की मौत हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यूएन ही अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा है तो वहां के आम लोगों का क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इस्राएली टैंक द्वारा किए गए हमले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस्राएल इस जांच को होने देगा, स्वतंत्र जांच होने देगा? क्या ये सब साफ संकेत नहीं है कि इस्राएल अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परवाह नहीं कर रहा है? क्या गजा के बेगुनाहों की जान की अब कोई कीमत बची है या नहीं? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, जिसका जवाब दुनिया में किसी के पास इस वक्त नहीं है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक वीडियो को करके जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।